तो आज हम बात करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट पर डिपेंड करता है और पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब किस रास्ते से उसको ले जाया गया है, मतलब उठाया गया है ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक, उस पर मैटर नहीं करता। लेकिन ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है, मतलब हाइट कितना है, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप इस फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर से आप लिफ्ट से एकदम सीधा ऊपर गए। ओके, एकदम स्ट्रेट ऊपर गए। माई लाइन इज नॉट दैट स्ट्रेट। ओके, सपोज मान लीजिए आप इस फ्लोर में गए और दिस इज द फिफ्थ फ्लोर। ओके, लिफ्ट से गए। ओके, एकदम सीधा गए, बिकॉज लिफ्ट एकदम सीधा जाता है, टेढ़ा नहीं जाता है। ओके, एकदम सीधा गए एक ग्राउंड फ्लोर से। यहाँ पर आपका फिफ्थ फ्लोर है। और नेक्स्ट टाइम जब आप फिफ्थ से फिफ्थ फ्लोर पर गए, आपने स्टेयर्स का यूज़ किया। तो स्टेयर्स कैसे होते हैं, पहले ऊपर उठते हैं, फिर यहाँ पर एक प्लेन सरफेस होता है, फिर से ऊपर उठते हैं, फिर यहाँ पर प्लेन सरफेस, फिर से ऊपर उठते हैं, ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ से आप ऊपर उठे, फिर यहाँ पर प्लेन सरफेस, ठीक है, फिर यहाँ पर गए प्लेन सरफेस से, फिर ऊपर उठे, फिर यहाँ पर आए प्लेन सरफेस पर, फिर इस तरफ आए, फिर प्लेन सरफेस पर, फिर यहाँ पर आए, फिर ऐसे करके प्लेन सरफेस, फिर ऐसे आए। ऐसे करते करते लास्ट में आप यहाँ पर आप पहुँचे, सेम फ्लोर पर, सेम, एकदम कोई डिफरेंस नहीं, सेम फ्लोर, सेम हाइट पर है। लेकिन आपके आने का तरीका जो है वो कैसा है, पहले आप यहाँ गए, फिर यहाँ आए, फिर ऐसे गए, 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 फिर जाके फिफ्थ फ्लोर पे पहुँचे। तो अब मुझे बताओ कि इस वाले स्टेयरकेस से जाने पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा या फिर लिफ्ट से जाने पर। तो आप बोलोगे कि अभी अभी आपने बोला कि दोनों का ही सेम होगा। तो हाँ, दोनों का ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, ना इसमें ज़्यादा ना इसमें कम, दोनों का ही इक्वल होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे जाने का रास्ते, तुम्हारे जाने के तरीके, तौर तरीकों को नहीं देखता। वो देखता है कि वो तुम ग्राउंड से, ज़मीन से कितने ऊपर तक हो, वो सिर्फ देखता है। तुम कैसे गए, जहाज़ से गए, हवाई हवाई जहाज़ से गए या फिर उड़न खटोलों से गए, ये डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि तुम कितने हाइट पर हो, कितने ऊंचे जगह पर तुम हो, उस पर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी करेंगे कि ऐसा नहीं कि भाई बोल दिया और आपने मान लिया। ठीक है, तो पहले कंसिडर करेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास है m। मान लीजिए ये बॉडी है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, सेम मास है। ऐसा कि नहीं है कि एक का हमने भारी लिया, एक का हमने थोड़ा हल्का लिया, एक मोटे इंसान को लिया फिर एक पतले को लिया, ऐसा नहीं है, दोनों का सेम है एकदम, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ओके, नो इक्वालिटी, नो इनइक्वालिटी, सॉरी। फिर हमने क्या किया, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, कुछ भी मास हो सकता है। ओके, मास m रेज्ड थ्रू height h from position A to B। ओके, along path 1, अच्छा सॉरी, ए के बाद इसको कुछ भी लिखना नहीं है, along फुल स्टॉप लेना नहीं है, along path 1 and path 2। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि हमने मान लिया एक बॉडी है जिसका मास है m, जिसको हमने एक हाइट तक उठाया है h, अपने पोजीशन A से इस पोजीशन से B पोजीशन तक। ठीक है, पहले पाथ 1 से उठाया, फिर पाथ 2 से उठाया। ओके, इसके बाद along path 1, along path 1 के अनुसार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, एट हाइट h कितना होगा। तो आप बोलोगे mgh,
ओके, लेट दिस बी इक्वेशन 1। mgh3, बॉडी का मास है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हाइट कितना है h। ओके, तो mgh। नाउ along path 2, along path 2, along path 2, when the body is raised through height h1 from a to c, comma, work done जो कि है W1 मान लीजिए, इक्वल टू mgh1। तो यहाँ पर वर्क डन का क्यों हमने लिखा? बिकॉज वी नो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस लिए होता है? वर्क डन के वजह से ही होता है। ओके, तो हम इसकी जगह पर वर्क डन भी लिख सकते हैं। ओके, ग्रेविटी ने कितना काम किया? तो वो होगा mgh1, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने कितना काम किया, वो है mgh1। ओके, और वही इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो इस बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, वो कितना होगा? mgh, क्यों? मास m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a g, और हाइट कितना है h1। सो वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटी इज mgh1। ठीक है, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा नहीं हमने, ऐसे लिखेंगे फॉर रीजन। नाउ देन व्हेन द बॉडी, इसको कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा नहीं तो इसको पेस्ट कर देते हैं अभी। इज रेज्ड थ्रू रेज नहीं, टेकन थ्रू होगा, उठाया नहीं गया, लेकर गया है। टेकन थ्रू नहीं, टेकन फ्रॉम, सॉरी, टेकन फ्रॉम C to D, नो वर्क इज डन। अभी वर्क डन क्यों नहीं हुआ? नो वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी वर्क डन क्यों नहीं हुआ, मुझे बताओ। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज यू हैव कि देखो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, इसको यहाँ पर ले जाया गया है ऐसे। ठीक है, कैसे लिया जाएगा है? ऐसे, हॉरिजॉन्टली। और ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? इस डायरेक्शन में। ओके, और इसको ले जाया गया है इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। और जब भी बात 90 डिग्री आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से क्या निकल जाता है? नो वर्क इज़ डन। तो इसीलिए यहाँ पर नो वर्क इज़ डन। जब ऐसे ले जाया गया नो वर्क इज़ डन, लेकिन जब ऐसे ले जाया गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ और वर्क डन फोर्स जो है इस तरफ हुआ है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, मतलब नेगेटिव वर्क हुआ है। ओके, नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटी, इसीलिए इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यूज़ हुआ, बिकॉज वर्क डन हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पर वर्क डन हुआ ही नहीं बिकॉज 90 डिग्री है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हुआ। नाउ व्हेन द बॉडी इज रेज्ड थ्रू H2 फ्रॉम D to E, D से E तक जो है उठाया गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ये डिस्पोजिशन टू डिस्पोजिशन D to E उठाया गया है। तो इसमें जो वर्क डन हुआ होगा या फिर हुआ है, वर्क डन W2 लिखो इक्वल टू mgh2, बिकॉज हाइट है h2 और बाकी का तो आपको पता ही है। फिर से जो है डिस्प्लेसमेंट जो है 90 डिग्री से, इसलिए नो वर्क इज डन। तो व्हेन द बॉडी इज टेकन फ्रॉम
टेकन फ्रॉम E to F. E to F, no work is done. अगेंस्ट ग्रेविटी। तो यहाँ पर देख सकते हो कि E से F में ले जाने के वक्त डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस तरफ, और ग्रेविटी इसको खींच रहा है इस तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, इसलिए नो वर्क इज डन। लेकिन जब F से B तक लेके जाएंगे तब होगा वर्क डन, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है। तो फिर से लिखेंगे, when the body is raised through height h3 from B to F, sorry, F to B, sorry, F to B, work done W3 लिखो इक्वल टू mgh3, बिकॉज हाइट है h3। ओके, एंड फाइनली ये हो गया। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ है? व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन कितना हुआ है देखो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन along पार्ट टू। पार्ट टू में जितना भी वर्क डन हुआ है कितना हुआ है? W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का वैल्यू कितना है? mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3। ओके, अभी अगर हम तीनों टर्म्स में से mg को कॉमन लें, बिकॉज mg यहाँ पर तीनों टर्म में कॉमन है, तो mg को हमने कॉमन लिया, लेने के बाद ब्रैकेट में बचा h1 प्लस h2 प्लस h3। तो अभी देखो, h1 है ये वाला जगह, दिस इज h1 यहाँ से यहाँ तक, फिर h2 है ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और h3 है ये। तो अगर हम इन तीनों छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें कौन सा मिल रहा है? पूरा फुल एच मिल रहा है। ओके, फुल एच मिल रहा है। तो इसीलिए h1 प्लस h2 प्लस h3 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? mgh। ओके, एंड सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी along पार्ट टू कितना है? mgh। इसको इक्वेशन 2 पकड़ो। डज फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या देखने को मिला? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body depends upon the initial and final position of the body, but does not depend upon the path followed by the body। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर लिया कि क्यों जो है पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन हाइट पर ज़रूर डिपेंड करता है। अभी हम कुछ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लॉ क्या कहता है कि एनर्जी को हम ना ही
क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाहता है कि एनर्जी जो है उसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये जो है ना, ये एक्चुअली कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं और ना ही कभी बनते हैं, मतलब कभी क्रिएट होते नहीं हैं। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी जो था वो पहले या तो कोई दूसरा एनर्जी था जिससे चेंज होकर, कन्वर्ट होकर अब ये काइनेटिक एनर्जी बना है। ठीक है, पहले शायद ये साउंड एनर्जी था, मे बी ये मास था, मे बी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, या फिर लाइट एनर्जी था, या फिर मान लीजिए कि न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी था। ओके, तो उसी से कन्वर्ट होकर ये काइनेटिक एनर्जी बना है या फिर पोटेंशियल एनर्जी बना है। अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर ये कुछ भी बन सकते हैं, मे बी मास एनर्जी, मे बी साउंड एनर्जी, मे बी लाइट एनर्जी, मे बी थर्मल एनर्जी, मे बी हीट एनर्जी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to another. तो ये था कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कि इसको मैं समझाऊंगा। उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कहना क्या चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मतलब फ्री फॉल कर रहा है। स्पेशली फ्री फॉल बोला मैंने। फ्री फॉल मतलब जो ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स के अंदर ही गिरता है, बाकी कोई फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर लागू नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ग्रेविटी ही उस ऑब्जेक्ट पर लागू हो रहा है, तभी बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, या फिर उस बॉडी का नाम होगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो मान लीजिए कि एक पत्थर को हमने फेंका, छोटा सा पत्थर है वो, इतना डॉट जैसा, इसको हमने एक हाइट से एकदम ग्राउंड में फ्री फॉल करवाया। ठीक है, फ्री फॉल मतलब ड्रॉप कर लिया, ड्रॉप करने से फ्री फॉल हो गया। तो ड्रॉप करने के बाद ये जो पत्थर है, पत्थर का जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का जो सम है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ द सेम। मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तब भी इनका कांस्टेंट है, यहाँ पर है तब भी सम कांस्टेंट है, यहाँ पर है छूने से पहले, ग्राउंड को छूने से पहले एकदम बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड तब भी कांस्टेंट है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये कोई बनी, इट इज़ गारंटी नहीं दे सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। बट जब तक फ्री फॉलिंग स्टेट में है, फ्री फॉल के स्टेट में है, तब तक कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, अप डाउन हो सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि आइसोबार्स में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनका
नंबर डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है मास नंबर। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी आंसर कांस्टेंट होता है, आउटकम कांस्टेंट होता है। वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे चेंज होते हैं जिससे कि उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहे। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल और काइनेटिक एनर्जी है ये भी 100 जूल है, तो टोटल कितना हुआ 200 जूल, ठीक है। तो जब जब ये चेंज होगा तो मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा 50 हो गया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा, कितना बढ़ना पड़ेगा 150 जूल हो जाना पड़ेगा, तभी जो है सम क्या रहेगा कांस्टेंट। मान लीजिए अभी पोटेंशियल एनर्जी जूल 10 जूल है तो इसको होना पड़ेगा कितना 190 जूल, ताकि सम जो है कांस्टेंट रहे। सम का कुछ नहीं होना चाहिए, सम आउटकम का कुछ नहीं होना चाहिए, इनमें कोई भी चेंजेस चलेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा या फिर कम जा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सम में कुछ फ़र्क पड़ जाता है तभी हो जाता है सत्यानाश। ओके, इसीलिए सम को कुछ नहीं होगा, बस उनमें चेंजेस होंगे। मान लीजिए अभी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी को कितना होना पड़ेगा 200 जूल, ताकि सम जो है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे उनका सम। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसे कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को टुगेदरली हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो व्हाट इज द लॉ, according to this principle, the total mechanical energy, that is sum of kinetic energy and potential energy of a body remains constant under the action of conservative forces। अब ये कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस क्या है, कॉन्जर्वेटिव फोर्स अभी के लिए ये जान के रखो कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स जो है वो ग्रेविटी है। ओके, जो ग्रेविटी है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मान लीजिए अभी एक ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल कर रहा है ग्राउंड की तरफ ऐसे करके, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगा और कब घटेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी P.E ये तभी इंक्रीज होगा जब हाइट इंक्रीज होगा, इंक्रीज विथ हाइट। अभी इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो मैक्सिमम है। ओके, मान लीजिए आपने एक बॉल को जो है पकड़े रखा है बहुत टॉप ऑफ ए टावर से, ठीक है, ये है आपका क्रिकेट बॉल। तो ये जो है आपने इसको पकड़ के रखा है हाथों से, और इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो लगभग बहुत ज़्यादा है, एच मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ओके, so what is the potential energy of this ball? Potential energy of this ball is mgh. Okay, potential energy is mgh and kinetic energy is 0, because काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब जाके एनर्जी उसके अंदर आता है, लेकिन क्योंकि हमने अभी ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, रेस्ट पर है हमारे हाथों में, तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी होगा 0। तो अभी के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, TME, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो कि होगा mgh प्लस 0, मतलब ओनली mgh। ओके, मतलब कि जब भी एक ऑब्जेक्ट
एक सर्टेन हाइट पर रुका हुआ होगा, मतलब ग्राउंड लेवल से बहुत ऊंचाई में होगा, तब से पोटेंशियल एनर्जी ही उस ऑब्जेक्ट पर लागू हो रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, सॉरी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं होगा, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? ओनली पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ओनली mgh। अभी मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है उसको छोड़ दिया आपने, ड्रॉप, यू हैव ड्रॉप्ड दैट ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस हाइट पर है, ठीक है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, एकदम ग्राउंड को छूने से एकदम इतना डिस्टेंस है इसका, इतना, यू कैन सी दिस इज द डिस्टेंस, एकदम जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसका जो हाइट है वो एकदम ज़ीरो के हम बराबर पकड़ सकते हैं, एकदम ज़ीरो, टेंड टू ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, टेंड टू ज़ीरो, ओके, TEND 2 0, टेन टू ज़ीरो। तो टेंड टू ज़ीरो देखो, एकदम एकदम पास से, ओके। तो इसमें जो है अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एकदम मैक्सिमम, ठीक है। जब तक आपके हाथ में बॉल रहेगा, क्रिकेट बॉल रहेगा, तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। जब आपने छोड़ दिया, पोटेंशियल एनर्जी घटता चला गया, बिकॉज हाइट क्या हो गया? कम हो गया, ओके। देखो मान लीजिए यहाँ पर बॉल है, आपने इसको छोड़ा, तो सपोज हाइट है h, लेकिन ये बॉल अभी यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर आया यहाँ यहाँ, तो ऐसे करते करते क्या हुआ? h का वैल्यू डिक्रीज होता गया। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर बेस है, मतलब डिपेंडेंट है, तो इसीलिए हाइट कमता गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? कमता गया। और यहाँ पर क्या है? हाइट क्या है? h इक्वल टू ज़ीरो हम पकड़ सकते हैं, बिकॉज टेंड टू ज़ीरो, लगभग ज़ीरो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh, हाइट है ज़ीरो, तो mg/0 मतलब ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv², ओके। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है बिकॉज हाइट टेन टू ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ mv², मतलब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी ही है सिर्फ, ओके। तो यहाँ पर भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क कर रहा है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो जो भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो फ्री फॉल कर रहा है या फिर कुछ भी, यू कैन से, हाँ, फ्री फॉल कर रहा है, तो जब तक वो रुका हुआ होगा सर्टेन हाइट में, तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ होगी, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, बिकॉज नो मोशन। लेकिन जब आपने इसको छोड़ दिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होता गया, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता गया, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, वेट, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, देखो इतना छोटा सा गैप है, देखो छोटा सा डिस्टेंस है इसमें, छोटा सा एकदम डॉट जैसा, डॉट से भी छोटा बोल सकते हो, एकदम इतना, इतने इतना डिस्टेंस जब रहेगा तब आपको एच जो है टेन टू ज़ीरो, लगभग ज़ीरो हम पकड़ सकते हैं, ओके। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है ज़ीरो, मतलब यहाँ पर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, और काइनेटिक हो जाता है मैक्सिमम, बिकॉज इसमें ये मोशन में है, ऑब्वियसली मोशन में है, ठीक है। जब तक ये टकराएगा नहीं तब तक इसमें रिटार्डेशन नहीं होगा, ओके। तो इसलिए जब तक टकराएगा नहीं, इसका वेलोसिटी नहीं कमेगा, नहीं डिक्रीज होगा, तब तक इसीलिए इसका काइनेटिक एनर्जी होगा सबसे मैक्सिमम, ओके। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ ये वाला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हम ये तो हो गया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कमता जाता है फ्री फॉल बॉडी में, तो ये तो हो गया। इसके बाद आज के इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो मैकेनिकल एनर्जी होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हम प्रूफ करेंगे डायग्राम के साथ। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पेंडुलम के बारे में बताया गया है, तो मैं थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ पेंडुलम का, छोटा सा एकदम छोटा सा। और मान लीजिए कि यहाँ पर एक पेंडुलम है ऐसे करके, ठीक है। ये तो अभी इसको बोलते हैं हम मीन पोजीशन, मीन मतलब ओरिजिनल पोजीशन, इसका ओरिजिनल पोजीशन है। फिर इसका एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ तक ऊंचा होगा थोड़ा, ठीक है। और इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ तक, ओके।
तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। एंड वन इन द मिडल इज द मीन पोजीशन। अभी इसमें इसमें भी हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी देखने को मिलता है, जैसे हमने फ्री फॉल बॉडी में देखा था। जब तक मीन पोजीशन में है तब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे मैक्सिमम है बोल सकते हो, ठीक है। मैं अभी ऐसा नहीं कि ये अगर रेस्ट में है तब तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो, ओके। इसीलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, मान लीजिए हमने इसको यहाँ से छोड़ा, ओके, यहाँ से हमने इसको खींचा, खींचने के बाद यहाँ से मैं इसको फेंका, तो ये पहले इस तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? एकदम दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, ठीक है। फिर से इसमें आएगा, फिर जाके मीन पोजीशन में जाएगा, ओके। तो कैसे जाएगा? फर्स्ट ए बी, देन बी ए, देन ए ओ, ओके। दिस इज द you can say the motion of the pendulum। तो पहले जब हम एक एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ेंगे तो वो दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, फिर से अपने जिस एक्सट्रीम पोजीशन से हमने इसको छोड़ा था उसमें जाएगा, फिर जाके अपने मेन पोजीशन में जाएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम पोजीशन में जाकर पेंडुलम जो है रुक जाता है फॉर ए मोमेंट, थोड़े से समय के लिए, फॉर 1 सेकेंड और फॉर लेस देन 1 सेकेंड ये रुकता है। रुकता है मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज नो मोशन। रुकता है मतलब क्या? नो मोशन, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है मैक्सिमम। क्यों भाई? बिकॉज देखो ये है इसका लेवल, मान लीजिए, ठीक है, ये इसका लेवल, यहाँ से इसका हाइट क्या है? ऑब्वियसली इसका कुछ हाइट है, h1 एंड h2, ऑब्वियसली कुछ हाइट है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, कहाँ पर? एक्सट्रीम पोजीशन में। और जब वो मीन पोजीशन में आ जाएंगे तब काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। तो लिख के रखो थोड़ा सा, मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, ओके। मतलब काइनेटिक मीन पोजीशन से जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन में जाके काइनेटिक एनर्जी एकदम मैक्सिमम। और जब मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन से धीरे धीरे नीचे आता रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा, जस्ट लाइक द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। तो यह था पेंडुलम का।